नाउ ये सच में शॉकिंग हैगा। अभी हाल ही में जेडी वेंस जो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैंगे, उन्होंने ना एक स्पीच दी जहाँ पर उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपकी जो वाइफ है वो इंडियन हिंदू ओरिजिन की हैंगी, तो आपका इसको लेकर क्या मानना है। इसके बाद जेडी वेंस ने जो जवाब दिया ना, उसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी बहुत किरकिरी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं मानता तो हूँ कि मेरी वाइफ हिंदू है, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगेगा कि कल को अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाती हैं। अब ये जो लो लेवल का आर्ग्यूमेंट था ना, इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मेरी वाइफ और मैं जब हम मिले थे ना, तब हम दोनों ही काफी एथिस्ट थे, लेकिन टाइम टू टाइम हमने जो टाइम स्पेंड किया है साथ में, उसके बाद हम दोनों का जो झुकाव है ना एज अ रिलीजियस पर्सन, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ज्यादा हो गया है। हालांकि पहले भी कई पॉडकास्ट में, इसके अलावा इंटरव्यू में वेंस ने कई बार कहा है कि मैं और मेरी वाइफ हम हिंदू फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो दीपावली हो या फिर होली हो। बट स्टिल इस स्टेटमेंट के बाद ना वेंस को सोशल मीडिया पर जमकर क्रिटिसाइज किया गया, और इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स मैं आपको बताता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे ना एक बात हाईलाइट कर दूं, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग जाता है कि आपका जो पार्टनर आपने चूज़ किया था वो गलत है, तो आपको उस रिलेशन से बाहर निकलने की ना पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और वेस्ट में इसको लेकर हमने देखा भी है, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं, पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं, उन्होंने 2 से 3 शादियाँ की हैं। ट्रंप ने भी 2 से ज़्यादा शादियाँ की हैं। इसके अलावा जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उन्होंने भी 2 से ज़्यादा शादियाँ की थी। पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, इलॉन मस्क, इसके अलावा जेफ बेजोस, इसके अलावा मैं आपको कई सारी फीमेल्स की भी नाम गिनवा सकता हूँ जिन्होंने 2 से 3 शादियाँ की हैं। यहाँ पर ना मैं एक सवाल इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपके एथिक्स क्या आएंगे। आप कितनी जल्दी रिलेशन फॉर्म कर लेते हो और बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये पार्टनर परफेक्ट नहीं है जिसके साथ लाइफ बिताई जा सके, और बाद में ये आर्गुमेंट क्या देते हैं, मैं अपनी पर्सनल स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने मूव ऑन कर लिया। अगर आप सच में डेवलप नहीं कर पा रहे ना, और आपका रिलेशन काफी टॉक्सिक है और उससे आप बाहर निकलते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा करते वक्त ना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर हो, आपको लाखों करोड़ों लोगों ने वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया है। जब आप ऐसा कुछ करोगे तो यूथ में एक मैसेज जाएगा, और एज अ इन्फ्लुएंसर ना आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो भी मैसेज लोगों को दे रहे हो ना, वो पॉजिटिव हो। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपका जो लाइफ पार्टनर था जिसको आपने चूज किया था, किसी भी तरीके की जो उसकी डिग्निटी है वो हर्ट ना हो। लेकिन वेंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है ना, वो उसे डिफेंड कर रहे हैं, ये कहकर कि देखिए मैं तो साथ में उनके रहता हूँ, अच्छे तरीके से हम खाना बनाते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये सोच बताती है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि उनकी वाइफ का जो रिलीजन है ना, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में आड़े आ रहा है। अच्छा सर एक बात बताओ, ये पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? वेंस की हाइट तो बढ़ गई है, अभी इससे ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल को जब ट्रंप पावर से हटेंगे ना, तो ये मान के चलने कि कल को वेंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से हटकर सीधे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे में जेडी वेंस अपने हार्डकोर क्रिश्चियन वोटर्स का सपोर्ट चाहते हैं, जो ये बार बार डिमांड कर रहे हैं कि वेंस की वाइफ को भी अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेना चाहिए। हमने देखा भी था किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन के समय निकी हेली को बार बार सप्रेस किया जा रहा था कि वो एक इंडियन ओरिजिन की हिंदू है, इसीलिए वो बेहतर कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा जेडी वेंस अभी हाल ही में जिस तरीके से एरिका कर्क से गले मिले, बाय द वे एरिका कर्क चार्ली कर्क की वाइफ है, जिनको हाल ही में गोली मार दी गई थी। ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम किया करते थे एज अ वॉलंटियर। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद एरिका कर्क ने जो स्टेटमेंट दी ना जेडी वेंस की पर्सनैलिटी को लेकर, ये कहा कि मुझे अपने हस्बैंड की पर्सनैलिटी उनमें रिफ्लेक्ट होती है, सेम आइडियोलॉजीज दोनों की हैंगी। ये बताता है कि अब यूएस की जो पॉलिटिक्स का लेवल है ना, वो कितना लो हो चुका है। क्योंकि देखिए 2 रोज पहले तो अभी आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, इतनी जल्दी आपने नया लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लिया जिसमें आपको उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। ये काफी शॉकिंग हैगा। इवन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जो रिपब्लिकन्स के कोर क्रिश्चियन वोटर्स हैं ना, वो तो ये डिमांड कर रहे थे कि चार्ली कर्क की जो वाइफ हैंगी एरिका, उनको जेडी वेंस से शादी कर लेनी चाहिए, और जेडी वेंस को जो उषा वेंस हैंगी उनकी वाइफ, उनको तलाक दे देना चाहिए। अगर वेंस के लिए पॉलिटिक्स की ये इक्वेशन जो सोशल मीडिया पर इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है, रिस्पॉन्सिबल नहीं भी है ना, तो जिस तरीके से उन्होंने प्राउडली ये स्टेटमेंट दी है, वो बताता है कि उनकी कंडीशनिंग और नरिशिंग किस एनवायरमेंट पर हुई है, और कैसे उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट अपनी वाइफ के लिए दे दी। नाउ ये देख करना सच में उषा मैम के लिए बुरा लग रहा है। अपने हस्बैंड के स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, बहुत सारी तो छोड़ देती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, और उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और ये सब जेडी वेंस ना अपने पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। जबकि मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना एस जयशंकर जी, इनकी जो वाइफ हैंगी मैम, वो जैपनीज ओरिजिन की हैं। और आप एस जयशंकर जी की आज दिन तक की ऐसी कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिसमें वो ये कह रहे हो कि हमें रशिया के साथ या फिर यूएस के साथ डील करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरी वाइफ दूसरी रिलीजन की हैंगी और जैपनीज ओरिजिन की है। यूएस रशिया को तो छोड़ो, जापान के साथ भी रिलेशन उसी हिसाब से नॉर्मलाइज हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जो वाइफ हैंगी वो जैपनीज ओरिजिन की हैं। इसके अलावा हमने यूके के केस में देखा था, वहाँ पे जब पीएम बने थे ऋषि सुनाक, तो सब यही कह रहे थे कि इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, वो जल्दी साइन हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कीर स्टारमर के आने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हो पाया। इवन कीर स्टारमर ने जब यूके के पीएम इलेक्शन को जीता था और ऋषि सुनाक पीएम का इलेक्शन हार गए थे, तब भी उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। जबकि ये सारे देश तो सुपर पावर भी नहीं है, और यूएसए एक सुपर पावर कंट्री है, इसलिए मान के चलते हैं कि यूएसए में जो ट्रीटमेंट है ना विमेंस के साथ, वो काफी इक्वल होगा। लेकिन इन रियलिटी में ना एकदम इसका उल्टा हो रहा है। आज दिन तक यूएसए में एक भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है,
बड़ी मुश्किल से कमला हैरिस ने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता था। और ट्रंप के खिलाफ जाकर जब यूएस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कमला हैरिस लड़ रही थी ना, हमने उस समय देखा भी था ट्रंप किस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहे थे। ये कह रहे थे कि चाइना इन्हें एक छोटे से बेबी की तरह ट्रीट करेगा। और ये ट्रंप की कोई पोकी साइड नहीं थी, एक्चुअली में ये एक नारी विरोधी मानसिकता है जो ट्रंप के पास है। हमने इससे पहले भी उनकी ऐसी कई स्टेटमेंट देखी हैं। लेकिन इन दी एंड किसी पॉलिटिशियन के लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है ना, तो वो है उसका एग्जाम, जो कि होता है इलेक्शन। और लॉकडाउन के बाद से ही ना एज अ पॉलिटिकल फिगर जो ट्रंप की वैल्यू है वो यूएस पॉलिटिक्स में काफी कम हो गई थी, क्योंकि एक तो वो सेकंड टेन्योर के लिए जो इलेक्शन है वो बाइडेन से हार गए थे। उसके बाद जब थर्ड प्रेसिडेंसी के लिए उन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाया तो वो कमला हैरिस से या तो पीछे चल रहे थे या फिर बराबर थे। इवन एलन ने, जो कि यूएसए के अब तक के सबसे बड़े प्रेडिक्टर हैं, जिन्होंने बीते 10 इलेक्शंस में से 9 इलेक्शंस की सही प्रेडिक्शन करी थी, उन्होंने भी कहा था कि ट्रंप ये इलेक्शन हार जाएंगे। 13 कीज टू द व्हाइट हाउस एलन की लिखी हुई आज दिन तक की सबसे अच्छी बुक है। मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में ये पढ़ी थी। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ये बुक आप जरूर पढ़ना। इसको पढ़ने के बाद ना आप यूएस इलेक्शन को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अपनी सालों की नॉलेज और रिसर्च के बेस पे ही एलन ने प्रेडिक्ट किया था कि कमला हैरिस एक बार को शायद से इलेक्शन जीत जाएंगी, क्योंकि उनके पास कई सारे पॉलिटिशियन का, इसके अलावा हॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स का सपोर्ट भी है। लेकिन जब स्विंग स्टेट्स में बात कुछ और आने लग गई ना कि ट्रंप वहां आगे चल रहे हैं, तब भी एलन ने कहा था कि नहीं, कमला हैरिस ये इलेक्शन जीतेंगी और मैं अपनी प्रेडिक्शन चेंज नहीं करूंगा। 1984 के बाद ये पहली बार था कि एलन की जो प्रेडिक्शन है ना वो गलत साबित हुई थी। और ट्रंप इसको लेकर बहुत प्राउडली कहते हैं कि देखो, मैं वो पहला था जिसने एलन को गलत साबित कर दिया और कमला हैरिस को हरा दिया। इवन इलेक्शन के नतीजे आ जाने के बाद ना एलन से ये पूछा गया कि आपका क्या कहना है, आपकी पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है? तो एलन ने कहा था मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी, मैंने जो भी की फैक्टर्स प्रेजेंट किए थे ना वो बिल्कुल ठीक थे। इस बार क्या हुआ ना, जो ट्रंप की पर्सनैलिटी थी उसने कमला हैरिस की पर्सनैलिटी को ओवरशैडो कर दिया था। और मैं मानता हूँ इसमें से अगर किसी ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है ना, वो है ट्रंप के एग्रेसिव स्टेटमेंट्स जो उन्होंने कमला हैरिस के लिए दी थी। और जेनजी के जो मेंस थे ना, खासकर इन्होंने उनको बहुत पसंद किया था। और उसमें से भी जो ट्रंप के रिलीजन को लेकर बयान थे, क्रिश्चियनिटी को लेकर, इस्लाम को लेकर, उसे भी जेनजी के जो बॉयज थे उन्होंने बहुत पसंद किया था। यही वजह है कि जो जेडी वेंस है ना वो ट्रंप के ही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं कि एक बार को मेरे गुरु ने जिस तरीके से सत्ता हासिल करी है, ठीक वैसे ही मैं भी कर सकता हूँ। और आगे चल के ना आप देखना ये एक ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि जेडी वेंस के बाद जो दूसरे रिपब्लिकन आएंगे ना वो भी यही सोचेंगे अगर ऐसे करके पावर हासिल की जा सकती है तो क्यों ना इसे इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जेडी वेंस की पर्सनैलिटी इस समय ट्रंप के मुकाबले काफी छोटी है ना, इसलिए जेडी वेंस की पूरी कोशिश है कि एक बार को ट्रंप जो नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसा करने के लिए उन्हें अगर अपनी बीवी भी छोड़नी पड़ती है ना तो ये करने के लिए भी तैयार हैं। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये स्टेटमेंट्स उन्हीं एस्पेक्ट को दिखा रही है। एक बार को मैं चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएस की पॉलिटिक्स का जो लेवल है ना अब वो कितना लो हो चुका है। और मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, अगर ऐसा हो भी जाता है ना तो थोड़े समय बाद यूएस के लोग इस बात को भूल जाएंगे। ये यूएस में नहीं, पूरी दुनिया में है। जिसके पास सत्ता आती है ना, जिसके पास लाठी आती है, वो अपनी बात आसानी से मनवा लेता है। ट्रंप को ही देख लो, जो आज इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ सबसे ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं ना, उनके एंसेस्टर्स किसी वक्त यूरोप से ऐसे यूएस आए थे। इलोन मस्क को भी अगर किसी ने अच्छे से जाना है ना तो उसे अच्छे से पता होगा कि उनका ओरिजिन साउथ अफ्रीका से है ना कि यूएस से। एनवीडिया के जो सीईओ हैं उनका भी ओरिजिन ताइवान से है ना कि यूएस से। इंडिया में भी इसका एग्जांपल मिल जाएगा। आज जो आरएसएस सबसे ज्यादा आगे खड़ा होता है डंडा लेकर भारत की आजादी को लेकर, आप ये बात ध्यान रखना, उन्होंने लंबे समय तक तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था और ये कहा था कि भगवा हमारे लिए तिरंगे से भी ऊपर है। ये तो खैर देखिए डर्टी पॉलिटिक्स के सिम्टम्स हैंगे। जिसके पास पावर आती है वो हिस्ट्री को अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करता है, चाहे वो इंडिया हो, यूरोप हो या फिर यूएसए हो। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अपने आसपास पीस मेंटेन करके रखिए, अपने से बड़े और अपने से छोटे दोनों की इज्जत कीजिए। यूजुअली मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ कि किसी की इंटरनल लाइफ में क्या चल रहा है, बट यहाँ पर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ना क्योंकि जेडी वेंस सब एक पब्लिक पर्सन हैंगे। उनकी पॉलिसीज रिफ्लेक्ट होती हैं उनकी आइडियोलॉजीज में, उनकी आइडियोलॉजीज रिफ्लेक्ट होती है उनकी पॉलिसीज में। अगर कल को वो इलेक्शन जीत जाते हैं ऐसा करने के बाद, तो वो अपने यूथ के लिए, अपने फॉलोवर्स के लिए, इसके अलावा अपने राइवल्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि ऐसा करने के बाद मैंने इलेक्शन जीत लिया। आपका इस टॉपिक पर क्या मानना है, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।